Very good afternoon, children. Today we are going to cover the chapter number 9, that is clauses of your syllabus. So, read the following sentences carefully. I lost a blue pen. I lost a pen which is blue in color. So, these two sentences are there in your front. The first sentence is having group of words printed in bold is a blue pen, right? Now you know that what is a phrase. So a blue pen is a phrase as it does not have a finite verb, and in sentence B the group of words which is blue in color, it has a finite verb is and a subject which. Okay, it is called a clause, right? So the conditions for a clause is a group of words that forms part of a sentence and has a subject and a finite verb of its own. A clause has only one finite verb. In sentence B is the finite verb. Hope it is clear to you. Now difference between sentence, clause and phrase. A sentence is a group of words that makes complete sense and has at least one finite verb. Right, so a phrase and a clause form parts of a sentence but they are very different from each other. फ्रेज के पास फाइनाइट वर्ब नहीं होता, क्लॉज के पास कम से कम एक फाइनाइट वर्ब तो होता ही है. इफ़ अ सेंटेंस हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब इट मीन्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लॉज, है ना. इसीलिए जो हमने दो सेंटेंसेस अभी ऊपर देखे उसमें एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब तो थी ही, ठीक है. द सेम इज़ रिटन लाइक हियर, आई लॉस्ट अ पेन विच इज़ ब्लू इन कलर. तो यहाँ पे एक क्लॉज ही बन रहा है ना. क्या है उसका मतलब? दैट अ सेंटेंस रिटन अबव हैज़ वन फाइनाइट वर्ब लॉस्ट एंड इज मेड अप ऑफ ओनली वन क्लॉज. ठीक है, अगर एक फाइनाइट वर्ब है बेटा किसी सेंटेंस में तो क्लॉज एक ही है उस सेंटेंस में, राइट. अब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है, ठीक है, और वो सेंटेंस एक से ज़्यादा क्लॉजेस के साथ भी हो सकता है, ठीक है. अब देखते हैं. नाउ व्हाट आर द फीचर्स. तो सेंटेंस में हम अभी सेंटेंस समझ रहे हैं. तो सेंटेंस में अ सेंटेंस हैज़ टू फाइनाइट वर्ब लॉस्ट एंड इज, है ना. सो हम इसे कैसे बोलेंगे? हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अब जो सेंटेंस है वो कितने भी क्लॉजेस का हो सकता है, और वो क्लॉजेस किस बेसिस पे पॉसिबल होंगे? भाई जितने फाइनाइट वर्ब होंगे उतनी क्लॉजेस होंगी. तो अगर सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है तो एक क्लॉज होगी, और अगर सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब है तो दो क्लॉज भी हो सकती है. और ये सेंटेंस का फीचर हो गया, इसलिए लिखा है अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एज मेनी क्लॉजेस एज द फाइनाइट वर्ब इट हैज़. एक सेंटेंस में कितनी भी क्लॉज हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसके पास फाइनाइट वर्ब कितनी है, ठीक है. ओके, तो अब दोबारा से हम डेफिनेशन देखते हैं. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड हैज़ एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब. शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस, पूरा मीनिंग देता हो और उसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब तो हो ही हो, ठीक है. अब देखो व्हाट आर द फीचर्स. एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. सेंटेंस कैन ऑलवेज स्टैंड ऑन इट्स ओन, अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, अ क्लॉज मे स्टैंड ऑन इट्स ओन और इट मे नॉट, है ना. इफ़ अ क्लॉज स्टैंड्स ऑन इट्स ओन इट इज़ अ सेंटेंस. अगर कोई क्लॉज अपने आप से पूरी मीनिंग कन्वे कर रहा है तो फिर वो एक सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है. कुछ क्लॉजेस होते हैं जो अपने आप से कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करते, ठीक है. सो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लॉज ज़रूर किसी ना किसी दूसरे सेंटेंस का पार्ट होंगे, है ना. इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर क्लॉजेज. ज़रूर वो क्लॉज किसी ऐसे सेंटेंस का पार्ट होगा जिसमें पहले से ही एक क्लॉज प्रेजेंट हो और वो उस क्लॉज पे डिपेंड करेगा, ठीक है. हम अभी और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर क्लैरिटी और बढ़ेगी आपकी. एग्जाम्पल लेते हैं. ही सॉ अ बॉय वेयरिंग अ ब्लैक हैट. ठीक है, क्या मतलब हुआ? यहाँ पे वेयरिंग अ ब्लैक हैट आपका फ्रेज हो गया, ठीक है. इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, राइट.
यहाँ पे वेयरिंग दिख रहा है आपको। वेयरिंग क्या है? आईएनजी लगा है वर्ब की पहली फॉर्म वियर में। ये हो गया जीरन, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। अब हम इसी सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। ही सॉ अ बॉय हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक हैट। उसने एक लड़के को देखा जिसने एक काली टोपी पहन रखी थी। नाउ हियर अ क्लॉज, यहाँ पे पूरा सेंटेंस एक क्लॉज हो गया, ठीक है। कैसे? अ क्लॉज बिकॉज सब्जेक्ट इज हु। क्लॉज ये ऐसे हुआ क्योंकि यहाँ पे जो हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक हैट है, ये पूरा जो ग्रुप है वर्ड का, इसमें हु आपका सब्जेक्ट हो गया और आपकी फाइनाइट वर्ब क्या हुई? वॉज वेयरिंग। वॉज वेयरिंग आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। तो क्लॉज की तो हमें दो कंडीशन चाहिए ही कि भाई एक सब्जेक्ट हो और एक उसमें फाइनाइट वर्ब हो। ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही है, इसलिए सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो क्लॉज है और पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो फ्रेज है। आई होप दिस डिस्टिंग्विश फीचर इज़ क्लियर टू यू। इसी बेसिस पे बेटा अभी आप ये एक्सरसाइज ए करेंगे जिसमें आपको फ्रेजेस अलग करने हैं, फ्रेजेस को सर्कल करना है और क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे बोल्ड करके दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको उसमें से बस करना है, राइट। अब हम टाइप्स पे आते हैं। क्लॉज कितने तरीके के होते हैं? पहला है नाउन क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज जो कि एक नाउन का फंक्शन करता हो, नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। He thought that his dog was lost. The group of words that his dog was lost is a clause since it has a subject, his dog, and a finite verb was, ठीक है। That his dog was lost में his dog आपका सब्जेक्ट हो गया और was आपका क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। अब अगर हम इसी सेंटेंस को देखें एंड ये सवाल करें, थॉट वॉट? ही थॉट दैट हिज डॉग वॉज लॉस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कल के वीडियो में, कल की एक्स्ट्रा क्लास में, कि भाई वर्ब हमें सबसे पहले ढूंढना होगा। किसी भी सेंटेंस का वर्ब ढूंढिए, तभी आप पता लगा पाएंगे कि उस सेंटेंस में फ्रेज कौन सी है। जब आपको वर्ब मिल जाएगा तो आपको वर्ब से सवाल पूछना है, व्हाट। ही थॉट दैट हिज डॉग वॉज लॉस्ट, तो अब आप इसे सवाल कैसे करेंगे? ही थॉट व्हाट। आंसर मिलेगा आपको, कुछ आंसर मिलेगा क्या? आंसर आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा दैट हिज डॉग वॉज लॉस्ट, ये पूरा आंसर मिल जाएगा। तो ये क्लॉज क्या हो गया? ये नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि ये पूरा वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड क्या आंसर कर रहा है? ये नाउन की तरह आंसर कर रहा है ना। उसने क्या सोचा? जो आंसर मिला हमें दैट इज डॉग वॉज लॉस्ट, ये पूरा नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए हम इस क्लॉज को क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ही थॉट ऑफ अ न्यू प्लान। नाउ इन दिस सेंटेंस the group of words of a new plan acts as a noun as it answers the question thought what. He thought of a new plan, but it does not have a finite verb or a subject, so it is a noun phrase. देखा आपने किस तरीके से आप फ्रेज को फ्रेज समझेंगे और क्लॉज को क्लॉज की तरह पहचानेंगे। ठीक इसी तरीके से आपको हर एग्जाम्पल में लिखते वक्त पढ़ते वक्त दिमाग चलाना है। सेकेंड सेंटेंस में कह रहा है कि उसने एक नए प्लान के बारे में सोचा, ठीक है। और उससे ऊपर वाले सेंटेंस में क्या बोल रहा है? उसने ये सोचा कि उसका कुत्ता खो गया है, उसका पेट डॉग खो गया है, ठीक है। तो दूसरे वाले सेंटेंस में ऑफ अ न्यू प्लान, इस ग्रुप ऑफ वर्ड में ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई फाइनाइट वर्ब है ना। तो यहाँ पे ये क्लॉज की कंडीशन फुलफिल ही नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि ये कैसे नाउन फ्रेज है और ये कैसे नाउन क्लॉज है। अब आगे देखते हैं। अ सेंटेंस में कन्वे द सेम मीनिंग बाय यूजिंग अ फ्रेज और अ क्लॉज, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज इज दैट अ फ्रेज डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब एंड अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट।
नाउन क्लॉज परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस इन अ सेंटेंस। अब एक नाउन क्लॉज सेंटेंस में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना। नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब नाउन क्लॉज एक सेंटेंस में एक वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है। एग्जाम्पल लीजिए, ऑल दैट ही सेड वॉज अग्रीड बाय ऑल। अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि सेंटेंस में जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वो है वॉज, और ये हमारी वर्ब हमें पता चल गई। फिर हमने पूछा व्हाट वॉज अग्रीड बाय ऑल, व्हाट वॉज अग्रीड बाय ऑल, तो आंसर क्या मिलता है, ऑल दैट ही सेड। ठीक है, अब ये पूरा हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड क्या हो गया, ये हो गया व्हाट का आंसर। ठीक है, अब इसे कहा जा रहा है नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वॉज। अब ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ये सब्जेक्ट है किसका, वॉज का। ठीक है, उसी तरीके से देखिए नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ अ वर्ब। नाउन क्लॉज यहाँ पे एक सब्जेक्ट के तौर पे आ गया, वर्ब है वॉज और उसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑल दैट ही सेड। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए कैसे यही नाउन क्लॉज एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे एक सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। आई होप दैट द एक्सपेरिमेंट वुड बी सक्सेसफुल। अब क्या काम हो रहा है भाई, होप करने का, है ना। क्या होप किया जा रहा है भाई, दैट द एक्सपेरिमेंट वुड बी सक्सेसफुल। सो नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होप, है ना। होप अगर आई होप लिख के अगर हम छोड़ दें तो ये कितना इनकम्प्लीट लगेगा, लेकिन वहीं पे जब हम लिख देते हैं आई होप दैट द एक्सपेरिमेंट वुड बी सक्सेसफुल, तब इसे पूरी मीनिंग मिल जाती है। तो इसलिए होप एक ऐसा वर्ब हुआ जिसने ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट के तौर पे पूरा का पूरा ये आपका नाउन क्लॉज इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से इस सेंटेंस में जो नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट है वर्ब होप का। ठीक है, अब देखो नाउन क्लॉज कैसे किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। अच्छा, नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू। अब अगर प्रीपोजिशन टू है, ठीक है, तो कैसे नाउन क्लॉज जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, किसके ऑब्जेक्ट की तरह। अभी हमने देखा सेकेंड वाले सेंटेंस में कि ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का, अब हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन का। कभी कभी बेटा प्रीपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ जाती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अ नाउन क्लॉज कैन ऑल्सो एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन द बुलेट पॉइंट। अ नाउन क्लॉज इज जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट। ठीक है, हमेशा दैट से नाउन क्लॉज इंट्रोड्यूस होते हैं। सानिया सेड दैट शी वॉज अटेंडिंग द पार्टी, ये आपका क्या हुआ, नाउन क्लॉज हुआ। ठीक है, इट मे ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस बाय क्वेश्चन वर्ड्स लाइक वाई, वॉट एंड हाउ। देन वाई, सानिया वंडर्ड वाई सोना डिड नॉट कॉल हर, है ना। अब देखिए ये अलग अलग बुलेट्स बताए गए हैं। सानिया वंडर्ड वाई सोना डिड नॉट कॉल हर, वॉट, शी वंडर्ड वॉट द मैटर वॉज, व्हेन, आई न्यू व्हेन ही वुड कॉल। अब जितने भी ये बोल्ड पार्ट है इन सारे सेंटेंसेस में आप देखो कहीं पे वाई आ रहा है, कहीं पे वॉट आ रहा है, कहीं पे हाउ बताया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन क्लॉजेस के साथ दिखाई गई हैं। Now it says a noun clause may also be introduced by whether or if। एक नाउन क्लॉज को हम वेदर और इफ से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। कैसे, देखो, दे वॉन्टेड टू नो इफ़ वी वर इंटरेस्टेड, वो ये जानना चाहते थे कि क्या हम इंटरेस्टेड हैं। सो दे वॉन्टेड टू नो इफ़ वी वर इंटरेस्टेड। दे वॉन्टेड टू नो वॉट, दे वॉन्टेड टू नो इफ़ वी वर इंटरेस्टेड, तो ये आपका हो जाएगा इफ़ से ये नाउन क्लॉज आपका शुरू हुआ, है ना। दूसरा देखो, रोहन आस्क्ड मी वेदर आई वुड प्ले विथ हिम, है ना। अब यहाँ पे रोहन आस्क्ड मी,
रोहन आस्क्ड मी व्हाट, रोहन आस्क्ड मी वेदर आई वुड प्ले विथ हिम। तो यहाँ पे एक नाउन क्लॉज वेदर से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो नाउन क्लॉज बेटा वेदर से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, इफ से भी हो सकता है, व्हेन से भी हो सकता है, व्हाट से भी, वाई से भी, दैट से भी, है ना। तो यहाँ पे तो हमने दैट वाला जो एग्जाम्पल है वो हमने क्या समझने के लिए देखा कि भाई एक नाउन क्लॉज एक प्रिपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे आगे कंटिन्यू किया गया है ना। आगे देखते हैं फीचर्स क्या हमने पढ़े। अ नाउन क्लॉज परफॉर्म्स द फंक्शन, एक नाउन क्लॉज हमेशा एक नाउन की तरह फंक्शन करता है। इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एक नाउन क्लॉज अगर सेंटेंस में आया है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो किसी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और एक इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल भी हो सकता है, ठीक है। इट मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट, इफ, वेदर, वाई, हाउ एंड सो ऑन। तो इतनी सारी चीज़ें बेटा हमने देखी, ठीक है। अब ये एक्सरसाइजेज आप करना, कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेनेशन इसमें कंटिन्यू करूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज दैट परफॉर्म्स द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। जैसा कि मैंने आपको फ्रेज वाले लेक्चर में बताया दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव ऑलवेज मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, राइट। उसी तरीके से हमने एडजेक्टिव फ्रेज को देखा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज को, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या मतलब है भाई, क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज। अ क्लॉज दैट परफॉर्म्स द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव। दोबारा से वही बात कही गई है कि एक ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव का रोल करे वो सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। वी आर लुकिंग फॉर अ पपी विच हैज़ वाइट डॉट्स। हम एक ऐसे पपी को ढूंढ रहे हैं जिसके शरीर पे वाइट डॉट्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ वाइट डॉट्स इज़ अ क्लॉज, ठीक है। सिंस इट हैज़ अ सब्जेक्ट विच, अब विच जो है एक सब्जेक्ट की तरह पे यहाँ पे यूज़ हुआ, ठीक है। और इसकी फाइनाइट वर्ब क्या है, हैज़। It acts as an adjective as it describes the noun puppy and is called an adjective clause, ठीक है। अब देखो जैसे हमने ये सीखा था कि भाई एडजेक्टिव फ्रेज की पोजीशन हमेशा कहाँ होती है, एक नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो ठीक उसी तरीके से अब हम सीखेंगे कि एक एडजेक्टिव क्लॉज की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, है ना। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द नाउन इट क्वालिफाइज। ये कहा जाता है कि भाई जिस नाउन या प्रोनाउन को वो क्लॉज क्वालिफाई कर रहा है, वो क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है, उसके बहुत ही क्लोजली एडजेक्टिव क्लॉज को प्लेस किया जाएगा। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द नाउन इट क्वालिफाइज। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जेन इज़ द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ पिंक ड्रेस, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, जेन, ठीक है। अब देखो हु इज़ वेयरिंग अ पिंक ड्रेस। अब यहाँ पे ये जो लड़की है जेन, इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये पूरा क्लॉज आ रहा है जिसमें हु आपका सब्जेक्ट हो गया और फिर आपका फाइनाइट वर्ब हो गया इज़, है ना। इज़ वेयरिंग आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। इस तरीके से क्लॉज की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लेकिन अब ये आया किसके लिए है, जेन के लिए। तो जेन को और मॉडिफाई कर रहा है और बता रहा है और डिटेल आउट कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब देखो कि इसकी पोजीशन क्या है। जेन इज़ द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ पिंक ड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे सो हियर वी शुड पे अटेंशन दैट द क्लॉज हैज़ बिगन फ्रॉम हु एंड इट एंड्स ऑन ड्रेस and it is very closely placed beside the girl। गर्ल के जस्ट बाद ही ये क्लॉज शुरू हो जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्लॉज जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये नाउन गर्ल के पास क्लोजली प्लेस किया गया है और उसी को इलैबोरेट भी कर रहा है ना। नेक्स्ट, दिस इज द बॉय हु लुक्स आफ्टर दिस कैट। नाउ बॉय के बाद से हमारा एडजेक्टिव क्लॉज शुरू हो गया, हु लुक्स आफ्टर दिस कैट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वही लड़का है जो कि बिल्ली के पीछे था, जो बिल्ली को एक तरीके से ढूंढ रहा था। हु
लुक्स आफ्टर दिस कैट, जो बिल्ली का ख्याल रखता है ना, ये वही लड़का है जो बिल्ली का ख्याल रखता है, इसका मतलब ये हुआ। सो हु लुक्स आफ्टर दिस कैट, ये भी कहाँ से शुरू हो रहा है, बॉय के जस्ट पीछे से, है ना, बॉय के पास में ही ये क्लॉज रखा हुआ है। तो एक तरीके से पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, जिस भी नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है उसके बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होगा। अब हम फीचर्स को एक बार ध्यान से देखेंगे। An adjective clause performs the function of an adjective and describes a noun or a pronoun. It is introduced by a relative pronoun. एक adjective clause हमेशा एक relative pronoun के साथ शुरू होता है, जैसे कि that, who, which, where और भी बहुत कुछ, and so on. The words who and whom are used for living beings. ये जो words हैं बेटा, ये living beings के लिए यूज़ होते हैं, है ना। Example, the book which Sohan gave me is the all right this इसका example ये होगा, this is the girl whom I was telling you, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, है ना। सो इस तरीके से who और whom लिविंग के लिए यूज़ होता है, राइट। अब देखो which, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट इज़ जॉन, जिस लड़के ने रेड शर्ट पहन रखी है वो जॉन है। फिर कह रहे हैं द वर्ड विच, जो विच वर्ड है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, द बुक विच सोहन गेव मी इज़ द बेस्ट, जो किताब मुझे सोहन ने दी वो बेस्ट है, ठीक है, वो बेस्ट है। तो यहाँ पे विच किसको रिफ़र कर रहा है, बुक को। अब द वर्ड दैट, ये कहाँ यूज़ होता है, दैट का इस्तेमाल हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए ही करते हैं। एग्जाम्पल देखो, द पेन दैट आई लॉस्ट वॉज फाउंड बाय जीत, जो पेन मैंने खो दिया उसे जीत को मिल गया। तो यहाँ पे जो दैट है ये पेन को बता रहा है, पर पेन तो नॉन लिविंग है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एक एग्जाम्पल बनेगा जिसमें लिविंग दैट जो है वो लिविंग चीज़ को दिखा रहा है, ठीक है। दैट इज़ द गर्ल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यही वो लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे दैट किसके लिए आ रहा है, लड़की के लिए, लड़की लिविंग हो गई। तो बेटा इस तरीके से इन पॉइंटर्स को अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, आप इसे सॉल्व करना, कहीं डाउट आए तो मुझसे पूछना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। Both the sentences mean the same thing, but in sentence A, the group of words which is on the table is an adjective clause, while in sentence B, the words on the table form an adjective phrase. ठीक है, हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। I met a man with a big mustache, ये with a big mustache क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, क्योंकि उसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। And I met a man who had a big mustache, अब ये क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें हु क्या है, हु एक सब्जेक्ट के तौर पे हो गया, और हैड क्या हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। हैड के फॉर्म्स बदलते रहते हैं, हैज़, हैड, हैव, है ना, तो एक फाइनाइट वर्ब हो गया। तो ये तो क्लॉज की कंडीशन हो गई, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से अब आप ये वाली एक्सरसाइज भी कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिप्लेस ईच एडजेक्टिव फ्रेज इन बोल्ड विथ एन एडजेक्टिव क्लॉज। दिए गए सेंटेंसेस में जितने भी एडजेक्टिव फ्रेज हैं उनको आपको रिप्लेस करना है एडजेक्टिव क्लॉज से। किस तरीके से, किस चीज़ को यूज़ करके आप रिप्लेस करेंगे, दैट को आप यूज़ कर सकते हैं, विच को यूज़ कर सकते हैं, हु को यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्लॉज की तरफ, जो है हमारा एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बताता है, विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, नॉट ओनली वर्ब बट adjective also, and an adverb modifies the meaning of an adverb itself. So in short, an adverb modifies the meaning of not only an adverb but verb and adjective too, ठीक है। तो the man ran as if someone was chasing him, वो व्यक्ति इस तरीके से भागा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। So the group of words as if someone was chasing him, ये पूरा एक क्लॉज हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, समवन, और फाइनाइट वर्ब क्या है इसमें, वॉज। अब ये जो पूरा क्लॉज है
ये किसके बारे में बता रहा है? रैन के बारे में, है ना, द मैन रैन। तो ये जो वर्ब हुआ रन, रैन का फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ? रन हुआ ना। तो ये जो पूरा काम हो रहा है इस सेंटेंस में, एक्शन हो रहा है दौड़ने का। दौड़ने को इतना इलैबोरेट करने के लिए इतना एक ये क्लॉज यूज़ हुआ। तो जो क्लॉज एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। सो ये पूरा क्लॉज एक एडवर्ब का रोल निभा रहा है, इसलिए इसको एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। अब पोजीशन क्या होती है एडवर्ब क्लॉज की? देखो भाई, जो एडवर्ब क्लॉज है इट कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द मेन क्लॉज और बिफोर इट। सेंटेंस में अगर कोई मेन क्लॉज है तो हम ठीक उसके बाद इसको हम प्लेस कर सकते हैं, या तो फिर हम उस मेन क्लॉज के पहले भी इसको प्लेस कर सकते हैं। द शिप वेंट वेयर द वेव्स टुक इट। अब देखो काम क्या हुआ इसमें? जाने का। शिप चला गया, कहाँ पे चला गया? वेयर द वेव्स टुक इट, जहाँ लहरें उसको ले गईं। तो वेंट को इलैबोरेट कर रहा है ये क्लॉज, वेयर द वेव्स टुक इट। ठीक है। द वेव्स क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई, और फाइनाइट वर्ब क्या हो गया? टुक। ठीक है। तो ये पूरा क्लॉज वर्ब वेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। अब ये लगा कहाँ पे है? ये लगा है ठीक आपका जो मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज क्या है? द शिप वेंट, ये है आपका मेन क्लॉज। ठीक है। और ये जो दूसरा क्लॉज है वेयर द वेव्स टुक इट, ये इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, वेंट के लिए। तो ये आ गया है वेंट के जस्ट आफ्टर। ठीक है। अब देखो, व्हेन द रेन स्टार्टेड वी रिटर्न्ड होम। ठीक है। अब ये जो क्लॉज है ये काम क्या हो रहा है? रिटर्न होने का। तो ये यहाँ पे क्लॉज आगे लगा है, आपके वर्ब से पहले लगा है, मेन क्लॉज से पहले लगा है। वी रिटर्न्ड होम। ठीक है। कब आए भाई हम घर? जैसे ही बारिश शुरू हुई हम घर वापस आ गए। ठीक है ना। तो एक तरीके से हमारा जो मेन क्लॉज है वो रिटर्न होने का, वी रिटर्न होम अब हमारा मेन क्लॉज है, और यहाँ पे जो एडवर्ब है एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, ये यहाँ पे आगे लगा हुआ है। तो इस तरीके से पोजीशन आप देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होगा तो आप मेरे पर्सनल पे पूछ लेंगे। अब बात करते हैं फीचर्स की। एक एडवर्ब क्लॉज परफॉर्म करता है एडवर्ब का फंक्शन, और जो एडवर्ब क्लॉजेस हैं वो भाई 4 तरीके के होते हैं: टाइम, प्लेस, मैनर, रीज़न। ठीक है। टाइम का एग्जांपल देखते हैं। द गेस्ट लेफ्ट व्हेन द रेन स्टॉप्ड। क्या काम हो रहा है? जाने का। गेस्ट कब गए? जब बारिश बंद हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम को दिखा रहा है ये सेंटेंस, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। अब माई पेट डॉग मूव्स अराउंड द पार्क वेन एवर ही लाइक्स। ठीक है। सो माई पेट डॉग मूव्स अराउंड द पार्क वेन एवर ही लाइक्स। अब यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि कौन सी जगह एक्शन हो रहा है। ठीक है। सो मेरा पेट डॉग कहाँ कहाँ मूव करता है? ये मूव करता है, ये मूव करता है कहीं पे भी, जहाँ भी इसको अच्छा लगता है ये वहाँ वहाँ मूव करता है। ठीक है। और जब इसका मन करता है ये तब मूव करता है। ठीक है। तो ये जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, ये देखो ये हमेशा शुरुआत होती है इसकी व्हेनेवर से, नहीं तो वेयर वर्ड से। तो इन दो वर्ड्स को जहाँ आप देखो एडवर्ब क्लॉज में, तो आप समझ जाना कि भाई ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। समझे? आगे बढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर क्या बोलता है? एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर शोज द मैनर ऑफ एन एक्शन। जैसे हमने फ्रेज वाले लेक्चर में देखा, एक्स्ट्रा क्लास में देखा कि भाई मैनर क्या बताता है कि कोई एक्शन हुआ कैसे, हाउ, किस तरीके से हुआ। तो एडवर्ब क्लॉज भी मैनर शो करता है कि कोई भी एक्शन किस तरीके से हुआ। इट अपीयर्ड एज इफ़ ही वॉज सिक। ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार था, है ना। अब ये जो क्लॉज है मैनर का, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? एज से इंट्रोड्यूस्ड हुआ, है ना। तो आपको दिमाग में ये चीज़ बिठा लेनी है कि एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हम पहचानेंगे कैसे? ये इसकी शुरुआत होगी एज से। एज से शुरुआत हो सकती है,
नहीं तो एज इफ से, नहीं तो एज दो से, ठीक है। सो ये चीज़ें क्या बताएगी आपको कि भाई कोई एक्शन किस तरीके से हो रहा है। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, रीज़न पे आते हैं। व्हाट डज इट शो? द स्पेशलिटी ऑफ दिस clause is, this clause shows the reason behind the action, the why the action took place. It will tell you the reason. Example, she went to the park since there was no one in the house. Why did she go in the park? Because there was no one in the house. So the introduction of this clause will be with words like, because, since, as, that. Right, you can find these words as introductory words to introduce the adverb clause of reason. So children, here in the value corner it is written, because he performed steadily, the tortoise emerged as a winner in the race. Identify the type of clause in this sentence. If you want to be a winner in your life, what should you do? Should you study consistently or should you study just to pass your exams? Why? नाउ देखो कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे कि यहाँ पे टर्टिस का एग्जाम्पल दिया है और वही चीज़ बताई जा रही है दैट इफ़ यू रिमेंबर द रेस बिटवीन द rabbit and the tortoise. So the rabbit was fast, but seeing the tortoise to be so slow, he thought that, oh, he would never be able to finish the race as if I compare it with my speed. So what did the rabbit do? He took a break and he slept. But tortoise was slow in his speed, but he did not take a break anywhere. Slowly, he walked ahead and he win the race. Right? He won it. उसने रेस जीत ली। तो उसी तरीके से बेटा हम लोगों को भी डेली थोड़ा सुबह शाम पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। सिर्फ हमें इसलिए नहीं रिवाइज़ करना है क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और हमें सिलेबस पूरा करना है। हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें सीखना है और हमें ये चीज़ डेली करनी है ना। इसलिए वैल्यू कॉर्नर भी यही हमें मैसेज दे रहा है। ओके, नाउ hope this 4 types of adverb clause of reason, manner, place and time is clear to you. Now this exercise is given and you should do it, right? And अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज को, ठीक है। ये बात है इम्पॉर्टेंट, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। We should be careful while identifying whether a clause is a noun, an adjective or adverb clause. We should not be led by the introducing words used because it is also important to understand the function of a particular clause in a sentence. यहाँ पे एक बात ये ज़रूरी है कि हमें सिर्फ यही दिमाग में नहीं रखना है कि भाई जो इंट्रोडक्टरी वर्ड है उसी को ढूंढो और वो जहाँ दिख जाए तो भाई ये वाला क्लॉज यही होगा, क्योंकि मैम ने कहा था या बुक में लिखा था कि भाई इंट्रोडक्टरी वर्ड जहाँ पे आपको एज दिख जाएगा तो ये XYZ क्लॉज होगा। पर नहीं, कहा ये जा रहा है कि आपको वो चीज़